हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 1। तो आज हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ आस्थमा। तो जो आस्थमा है उसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो पहले अपना गोल देखते हैं। हमारा गोल क्या है कि जो भी सिम्टम्स है, क्लासिकल सिम्टम्स लाइक व्हीज, कफ, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस, इनको हम कम करने की कोशिश करेंगे ताकि पेशेंट को आसानी हो, ईज हो, उसको दिक्कत ना हो। प्रिवेंट फिजिकल लिमिटेशन ऑफ डेली एक्टिविटीज, और अगर ये क्रॉनिक स्टेबल केस है तो जो डेली एक्टिविटीज करते टाइम पे उसको दिक्कतें होने वाली हैं उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंट एक्यूट एक्सर्बेशन रिकरेंस, जैसे एक्यूट एक्सर्बेशन सीवियर केस होके आता है या फिर स्टेटस आस्थमेटिकस होके आता है, तो ऐसे कंडीशन में लेथेलिटी का भी दिक्कत रहता है, खतरा रहता है, तो वहां पे हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और जो एयरवे रिमॉडलिंग हो रहे हैं जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जा रही है, उसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ बेसिक हमारे गोल्स हो गए आस्थमा के। और कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं जो मैं क्विकली यहां से जाऊंगा। अब ये क्यों करने हैं, ये बहुत आसान है, दे आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं लगेगा हमको एक्सप्लेन करने में। जैसे अवॉइड एलर्जेंस, क्योंकि एलर्जेंस की वजह से ही प्रेडिस्पोज भी हो रहा है, प्रेसिपिटेट भी हो रहा है, और यही भी कॉज है। तो ऐसा कोई नॉन एलर्जेंस है तो उसको हम अवॉइड करेंगे, नहीं है तो हम जो भी हम सस्पेक्टेड एलर्जेंस है उनको अवॉइड करेंगे। कंट्रोल ऑफ हाउस डस्ट, माइट्स, मॉल्स, राइट, पॉलेंस, घर को साफ करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी दिक्कत है तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो अवॉइड एक्टिव एंड पेसिव स्मोकिंग, अगर स्मोकर है तो स्मोकर क्विट करना पड़ेगा, या फिर पेसिव स्मोकिंग है तो उसको भी कम करना पड़ेगा और उसको कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। इंप्रूव वेंटिलेशन एट होम एंड वर्किंग प्लेस, राइट, जो वेंटिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आस्थमा के केस में, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड आस्थमा है तो वहां पे हमको कॉशन लेने की जरूरत है, जो बहुत रेयर पॉपुलेशन में रहता है। हाउएवर ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम इनकरेज करते हैं ताकि आस्थमा से रिलीफ मिले। वेट मैनेजमेंट, अगर ओबीज है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा मेडिटेशन कर सकता है आदमी, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कर सकता है। अवॉइड ऑक्यूपेशनल ट्रिगर्स, अगर काम ही ऐसी जगह में जहाँ पे आस्थमा के ट्रिगर्स है तो वहां पे जो ट्रिगरिंग एजेंट्स है हम उनको रिमूव करेंगे। देन प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, हम प्रॉपर वैक्सीन देंगे पहले से ही। पेशेंट एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, तो इसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी बोल ही सकते हैं, और हम इसको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बोल ही सकते हैं कि जो रिलैप्स को होने से बचाएंगे। तो ये तो थी कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अप्रोच। फिर हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अप्रोच क्या है। मैंने थोड़ा डिपिरो के टेक्स्ट बुक से हट के इसको बनाने की कोशिश करी है। मैंने इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल हॉस्पिटल ओरिएंटेड टच देने की कोशिश करी है। तो जो मैनेजमेंट है, पहले तो एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो इमरजेंसी सिचुएशन में जनरली आता है। जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फॉर ईयर, तो वो टाइम पे बहुत सारे आस्थमा के केस देखे जो जनरली बहुत सीवियरिटी के साथ आते थे। तो पहले हम उनको कैसे मैनेज करेंगे वो चीजें हम देखेंगे। फिर जो इसका जनरल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम पेशेंट को क्विकली एसेस करेंगे। क्विकली मतलब विद इन सम सेकंड्स, मिनट्स के अंदर में एसेस करेंगे कि उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है, उसका पल्स रेट कितना है, उसका SpO2 कितना है, FEV1 कितना है, ये एक्सेसरी मसल्स यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से ये जो हम क्विक एसेस करेंगे ना, ये क्विक मतलब इतना होता है कि ये 1 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट सारे असेसमेंट हो जाते हैं। फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये क्या माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है, सीवियर केस है या लाइफ थ्रेटनिंग केस है। तो लाइफ थ्रेटनिंग और सीवियर केस है तो वहां पे हमको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा, जबकि माइल्ड मॉडरेट है तो हम स्टेबल तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग है कैसे समझ में आता है, आदमी को साइनोसिस हो रहा है और आदमी अल्टर्ड अनकॉन्शियस है, आदमी ओरिएंटेड नहीं है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग केस है। तो ऐसे सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग केसेस में हम क्या करेंगे, O2 सप्लाई देंगे, उसको हम ऑक्सीजन सप्लाई में रख देंगे। मेंटेन SpO2 को 94 और 98 के बीच में हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन देते देते हम क्विकली क्या करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसको हम साबा बोलते हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ये साबा क्या है। इसको हम नेबुलाइजेशन की वे से या फिर मीटर्ड डोज इनहेलर की मदद से हम इसको साबा एडमिनिस्टर कराएंगे। अगर हम मीटर डोज इनहेलर दे रहे हैं तो 4 से 10 पफ तक दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी एंड द लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। और इसको हम अगर जरूरत पड़े तो हर 20 मिनट में रिपीट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी चीजें सही तरीके से कंट्रोल होगी, ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं होगा, अगर सही तरीके से कंट्रोल नहीं होगा, हमारा डिजायर्ड गोल नहीं आया, तो वहां पे हम स्टेरॉइड्स ऐड करेंगे। जो इसका स्टेरॉइड है वो बहुत ही इमरजेंसी में बहुत क्विक एक्शन है, हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg, इसको हम हर 6 आवर में दे सकते हैं। ये हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो विद इन मिनट्स
अपना एक्शन दिखाना चालू करता है और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, लाइफ सेविंग ड्रग की तरह काम करता है। फिर हम इसको रीएसेस करेंगे। अगर ये इंप्रूव नहीं हुआ हम इसी को थोड़ा वेट करके फिर रिपीट करेंगे। जनरली 90% केसेस में इंप्रूव हो जाता है। तो अगर हो जाता है तो फिर हम जो इसका जनरल मैनेजमेंट है, वार्ड मैनेजमेंट है, वहां पे जाएंगे। होप ये जो इमरजेंसी मैनेजमेंट वाला प्रोटोकॉल है आपको समझ में आ गया होगा। फिर ऐसे अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, अगर यहाँ पे भी इससे भी और सीवियर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, जितना हम सीवियर सिचुएशन बोल रहे हैं उससे भी लाइफ थ्रेटनिंग है, तो नेबुलाइजेशन को हम कंटिन्यूअस में रख देंगे। आईवी मैग्नीशियम सल्फेट भी देंगे। हम आईवी मैग्नीशियम सल्फेट क्यों देंगे? जो अपने पल्मोनरी सेल्स हाइपर रिस्पॉन्सिव होकर डिग्रेनुलेट हो जा रहे हैं ना आईजीई की वजह से, उसको ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलाईज करके सेल्स को ब्रेक डिग्रेनुलेट होने से बचाएगा। तो और जो अपना ये ब्रोंकियल मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वो चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और वहां पे फिर हम लो डोज एमिनोफाइलिन ऐड करेंगे। ये एमिनोफाइलिन इसके अलग ही साइड इफेक्ट्स है, कार्डियक अरिथमिया बहुत कॉमनली कराता है, तो हम इसको लो डोज से चालू करेंगे और चाहे तो हम इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, बट अंडर द मेडिकल सुपरविजन, और आदमी को अच्छे वेंटिलेशन में रखेंगे, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई में रखेंगे। ऐसे हम सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग केसेस को आराम से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मैनेज कर सकते हैं। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये तो हो गई सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग केसेस की बातें। अगर माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं तो हम उनको कैसे मैनेज करेंगे? जनरली हम अगर माइल्ड केस है तो उसको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे बहुत लो डोज में, प्लस हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जैसे फॉर्मेट्रोल हो गया, या फिर शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं, साबा, राइट। अगर लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करते हैं जैसे बेक्लोमेथासोन दे सकते हैं, फ्लूटिकासोन दे सकते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, राइट। ऐसे स्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं पेशेंट को। अगर मॉडरेट केसेस हैं तो लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है, बिडोसिनाइड को हम फॉर्मेट्रोल के साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर फ्लूटिकासोन को साल्मेट्रोल के साथ मिक्स कर सकते हैं। ऐसे मॉडरेट केस में देंगे तो वहां पे हमको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर सीवियर केस है तो मीडियम या हाई डोज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और उसके साथ हम लोग लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे, लावा बोलते हैं जिसको, प्लस इसमें हम टाइट्रोपियम या फिर ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। टाइट्रोपियम जो है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, क्योंकि ल्यूकोट्राइन हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया था कि यही ल्यूकोट्राइन आगे जाके बीटा सेल को ट्रिगर करती है, तो उसको ट्रिगर प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी दे सकते हैं। तो जो अब इसका हमारे पास एंटी एस्थमेटिक ड्रग है ना, लेट्स सी इन डिटेल अबाउट द एंटी एस्थमेटिक ड्रग। तो एंटी एस्थमेटिक ड्रग में हम इसको ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर आस्थमा बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आस्थमा में ही काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आस्थमा में ही काम करती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम ड्रग्स को 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। रिलीवर, राइट, जिसमें ब्रोंकोडायलेटर जैसे ड्रग आते हैं, फिर आते हैं कंट्रोलर जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे आते हैं, और फिर एड ऑन थेरेपी में जिसमें एग्जांपल बायोलॉजिक्स आते हैं। ये सारे ड्रग्स को हम आराम से इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो अपना जो पहला क्लास है वो है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में हम देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स, मतलब जो बहुत छोटे समय के लिए काम करते हैं और बहुत रैपिड काम करते हैं, जैसे साल्बुटामोल 100 से लेकर 200 mcg का पफ में जनरली हम 2 से 3 पफ यूज करते हैं। बहुत सीवियर है तो 4 से 5 10 तक भी कर सकते हैं। ऐसे नेबुलाइजेशन आ गया 2.5 से 5 mg तक करते हैं। तो नेबुलाइजेशन में भी जनरली साल्बुटामोल ही डालते हैं हम, या फिर साल्बुटामोल के साथ इप्राट्रोपिन भी मिक्स करके डालते हैं। ये क्या करता है, ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, और जो साइक्लिक एएमपी है उसका कंसंट्रेशन इन मसल्स के अंदर में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो ये ब्रोंकियल मसल है ये रिलैक्स हो जाते हैं, ये डायलेट हो जाते हैं, और जो आस्थमा से दिक्कत हो रही है, जो ब्रेथलेसनेस हो रहा है, जो कफ हो रहा है, वो रिलीव हो जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट है जैसे ट्रेमर, टेकिकार्डिया, हाइपोकैलेमिया और पाल्पिटेशन, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। फिर ऐसे ब्रोंकोडायलेटर्स में हमारे पास आते हैं लॉन्ग एक्टिंग। ये ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं, मगर जो इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन रहता है वो लंबे समय तक रहता है, और ये काम थोड़ा लेट करते हैं, जबकि साबा में बहुत क्विक काम करते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, राइट। इसमें एग्जांपल आता है साल्मेट्रोल 50 mcg के डोज में हम बीडी डोज में दे सकते हैं। फॉर्मेट्रोल 6 से 12 माइक्रोग्राम हम इसको दे सकते हैं, और इसको मेंटेनेंस थेरेपी में भी हम दे सकते हैं। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ इसको मिक्स करके हम दे सकते हैं। इसका सस्टेन्ड इफेक्ट मिलता है हमको 12 घंटे तक देखने को मिलता है, इसीलिए बीडी डोज में दे देते हैं। तो ये पूरा 1 दिन के लिए आराम से कर सकता है। तो जो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है, साइक्लिक एएमपी के कंसंट्रेशन को रेस्पिरेटरी सेल्स में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सेल रिलैक्स हो जाते हैं। इसके भी अपने कुछ साइड इफेक्ट्स है जो सिमिलर है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ में।
टेकिकार्डिया, मसल क्रैम्स, ईटीसी, ये सारी चीजें होती है इसमें भी। और जो अपना दूसरा क्लास का एजेंट आता है वो आता है एंटीकोलिनर्जिक। अब जहां पे कोलिनर्जिक सिस्टम आता है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जहां जहां पे भी सिक्रेटिंग सेल्स है उनका सिक्रेशन बढ़ा देता है, राइट, चीजों को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। तो ये अपना एसिटाइल कोलिन का वर्क था। तो जो एंटीकोलिनर्जिक है ये क्या करते हैं, जो इसका मस्करनिक रिसेप्टार होते हैं हमारे, जहां पे कोलिनर्जिक रिसेप्टार है उसमें टिपिकली दो रहते हैं कोलिनर्जिक में, एक निकोटिनिक रहता है, एक मस्करनिक रहता है। तो ये क्या करता है N3 रिसेप्टार में जाता है, स्पेशली मस्करनिक रिसेप्टार में जाता है और वहां जाके एंटीकोलिनर्जिक एक्शन करता है। इसमें भी हम दो क्लास कर सकते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग, एक लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में आता है इप्राट्रोपियम 0.5 mg, नेबुलाइजेशन में जनरली हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, ये जो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्ट हुए हैं ड्यू टू द कोलिनर्जिक इफेक्ट, मस्करनिक इफेक्ट, उसको रिलैक्स कर देता है। और सीवियर अस्थमा भी हम इसको यूज करते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है, जैसे ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन। यही चीजें टाइट्रोपियम के साथ भी देखने को मिलती है, जिसको हम 5 माइक्रोग्राम ओडी डोज में यूज करते हैं सीवियर कंडीशन में। तो दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है। तो दिस इज हाउ आवर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर क्यूरिंग फ्रॉम द अस्थमा। फिर जो एक बहुत कॉमन ड्रग है, क्लास ऑफ ड्रग है, वो है मिथाइल जेंथिन्स। मिथाइल जेंथिन्स, तो इसमें आता है एग्जांपल थियोफाइलिन, 200 से लेके 400 mg पर डे दे सकते हैं, या एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन जनरली हम इमरजेंसी सिचुएशन में रैपिड एक्शन के लिए करते हैं। एक बार अगर आदमी स्टेबल हो गया तो थियोफाइलिन में हम स्विच करते हैं, या फिर दोनों का मिक्सचर भी हम दे सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक फॉस्फोडाइस्टरेज बोल के एक एंजाइम रहता है, ये फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी बढ़ जाता है, जैसे हमने बीटा 2 एगोनिस्ट में देखा था। उसकी वजह से फिर यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन हो रहा है, राइट। इसका जो सीवियर साइड इफेक्ट है वो होता है कार्डियक अरिथमिया, और ये नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग में आता है, रिस्की ड्रग है, रेड कैटेगरी का ड्रग है, तो इसको हमको मॉनिटर करके ही देना चाहिए। जनरली हम क्या है ना कि जो डिस्चार्ज मेडिकेशन है वहां पे मिथाइल जेंथिन्स को इतना ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में ही अंडर सुपरविजन हम इनको ज्यादा देते हैं। और इसके कुछ और साइड इफेक्ट्स है, जैसे सीजर है। और ये क्विक इफेक्ट मिथाइल जेंथिन जैसे काम करता है ना, अपना जो कॉफी है वो भी ऐसे ही काम करता है। तो ये जितने भी अभी तक हमने मिथाइल जेंथिन तक डिस्कस करे, ये कहाँ की कैटेगरी की हम बात करें, ये रिलीवर, ये रिलीव करते हैं, राइट। अब जो इसके नीचे हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर बोल के, तो उसमें आता है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, राइट। हमने अभी मैनेजमेंट में देखा था ना, हर जगह पे हम आईसीएस लिख रहे थे, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिख रहे थे। जैसे हो गया बुडेसोनाइड और फ्लूटिकासोन। बुडेसोनाइड 200 से लेके 600 माइक्रोग्राम और फ्लूटिकासोन 100 से लेके 250 माइक्रोग्राम तक हम दे सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, राइट। इन्फ्लेमेशन को एकदम सबसाइड कर देते हैं, साइटोकाइंस को कम कर देते हैं, इसिनोफिल को भी कम करते हैं। जो अपने मल्टीपल पाथवे देखे थे, सारे पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो अस्थमा का अटैक है उससे रिलीफ मिलता है। इसके भी अपने कुछ एडीआर्स हैं। ओरल थ्रस्ट हो जाता है, कैंडिडाइटिस बोलते हैं, डिस्कोनिया हो जाता है, क्योंकि ये स्टेरॉइड है, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस को भी बढ़ा देते हैं। फिर आता है अपना सिस्टेमिक स्टेरॉइड। ये भी इमरजेंसी में अगर स्टेटस आस्थमेटिक कंडीशन है या फिर सीवियर कंडीशन है, वहां पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हाइड्रोकोर्टिसोन बहुत ही एक्सेलेंट वर्क है, मैंने तो इसका वर्क काफी पेशेंट में देखा भी है। आदमी को ऐसा लगता है कि एक बार कि हमको वरदान मिल गया। वेरी वेरी एक्सेलेंट प्रॉम्प्ट वर्क हाइड्रोकोर्टिसोन। 100 mg IV 6 आवरली, राइट। सीवियर केसेस में इसको बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इट्स वेरी पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो जो इसके एडीआर है वो अगर हम इसको रिपीटेडली लॉन्ग टाइम के लिए देंगे तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, राइट। ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और फिर जो अपना 6 क्लास आता है वो आता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नाम से ही समझ में आ गया होगा, ये ल्यूकोट्राइन के जो रिसेप्टर रहते हैं उसको एंटागोनाइज कर देता है। अब जो ये अपना ल्यूकोट्राइन है ये नहीं रहेगा तो प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसमें जो कॉमन एग्जांपल्स है वो है मॉन्टेलुकास्ट एंड जाफिरलुकास्ट, राइट। 10 mg और 20 mg के डोज में, ओडीबीडी डोज में मिलते हैं। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है अगर ये ल्यूकोट्राइन की वजह से हो रहा है, राइट। अगर कोई आस्थमा ड्रग इंड्यूस्ड, जैसे बीटा ब्लॉकर से इंड्यूस्ड आस्थमा देखने को मिला, तो वहां पे जनरली जो मेन कल्प्रिट रहता है वो ल्यूकोट्राइन रहते हैं। फिर ऐसे केसेस में ये ड्रग ऑफ चॉइस बन के आता है उनके लिए, राइट। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करता है और इन्फ्लामेशन को भी कम कर देता है। इसके भी अपने कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स है, हेडेक एंड जीआई अपसेट। ऐसे फिर आता है मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। अब मास्ट सेल स्टेबिलाईजर क्यों दे रहे हैं, आपको मैकेनिज्म देख के समझ में आ गया होगा। जैसे आईजीई आके मास्ट सेल को डिग्रेनुलेट करता है, तो वहीं से फिर हिस्टामाइन, अपने ल्यूकोट्राइन्स और उसके बाद में क्या बोलते हैं अपना बाकी जो प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है वो सारे रिलीज हो रहे हैं। तो अगर ये डिग्रेड ही नहीं होगा तो आगे की कहानी रुक जाएगी। तो इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट 20 mg इनहेल्ड
QID के डोज में, और ऐसे नेडोक्रोमिल बोल के एक और एग्जाम्पल है। ये मास्ट सेल को स्टेबिलाईज करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसके अपने कुछ ADR है, जैसे ये कफ को इंड्यूस कर सकता है और इरिटेशन दे सकता है नेक रीजन पे, थ्रोट रीजन पे। तो ये जो चीजें हैं, ये 7th क्लास हो गया मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। तो ये जितने भी हमने ये 4 से लेके 7 तक अभी तक डिस्कस करे ना, ये कंट्रोलर की कैटेगरी में आते हैं, ये अस्थमा को कंट्रोल करने में यूज आते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड कैटेगरी, दैट इज द बायोलॉजिक्स, जिसको हम एड ऑन थेरेपी में भी डालते हैं। इसमें आते हैं एंटी IgE एजेंट, क्योंकि IgE ज्यादा होने की वजह से अस्थमा हो रहा था, तो हम एंटी IgE यूज कर सकते हैं। जैसे ओमालीजुमाब हो गया, ये हम कैसे में करते हैं ना कि जो जैसे IgE नहीं रहेगा तो IgE जाके मास्ट सेल को डिग्रेनुलेट नहीं करेगा। ये जनरली इंजेक्शन फॉर्म पे मिलता है, तो इंजेक्शन फॉर्म कहीं पे हम लगाएंगे तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है और एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है। तो ओमालीजुमाब भी बहुत ज्यादा यूज होता है आज के डेट में एड ऑन थेरेपी के रूप में। तो ऐसे फिर आता है एंटी इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 ड्रग्स, जैसे आता है मेपोलीजुमाब। ये जो मेपोलीजुमाब है ये 100 mg सबक्यूटेनियस आता है एवरी 4 वीक्स, महीने में एक इंजेक्शन देना पड़ता है। ये इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 को ब्लॉक कर देता है, जो इसिनोफिल और इन्फ्लामेटरी वाले जो पाथवे है उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। यूज्ड इन द सीवियर इसिनोफिलिक अस्थमा, ये हमको याद करना है। अगर कहीं पे इसिनोफिल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मानो कि नॉर्मल इसिनोफिल कितना रहता है, 1 से लेकर 5 तक रहता है, अगर कहीं पे इसिनोफिल बढ़ के 10 से ऊपर चले गया है या कभी कभी 15-20 तक भी चले जाता है, तो ऐसे केसेज में हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 इनहिबिटर्स, जिसमें एग्जाम्पल है मेपोलीजुमाब। तो ये क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन और इसिनोफिल्स वाला पाथवे जो है उस पाथवे को रोक देता है, जिसकी वजह से हमको अस्थमा से रिलीफ मिलता है। तो कुछ इस तरीके से हम अस्थमा के केस को आराम से मैनेज कर सकते हैं। होप आपको ये मैनेजमेंट एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और क्लिनिकल क्वाड्रेंट्स पर्सपेक्टिव से भी। एक बार मैं इसको फिर से क्विकली रिकैप करूंगा। जो अपना मैनेजमेंट है, कुछ गोल है, पेशेंट को ईज करना, डेली एक्टिविटीज को लिमिट होने से बचाना, राइट, और एग्जर्बेशन को प्रिवेंट करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में हमने प्रिवेंटिव मेजर्स जनरली डिस्कस करी थी, एलर्जन से अवॉइड करना, हाउस को क्लीन रखना, अपने एरिया पे वेंटिलेशन बढ़ाना, राइट, स्मोकिंग से दूर हो जाना, फिर वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल चीजों को हाइजीन करना, ट्रिगर्स को कम करना, ये सारी चीजें। फिर हमने देखा था कि जो एक्यूट केस है, सीवियर केस है, उसको कैसे मैनेज करने का, वहां पे हमने बोला था कि ऑक्सीजन सप्लाई करने का, SpO2 को मेंटेन करने का, फिर साबा या फिर लाबा हम दे सकते हैं ICS के साथ में मिक्स करके, जिसमें बेसिकली हाइड्रोकोर्टिसन है, और फिर हम उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो हम उसमें अमीनोफाइलिन को ऐड कर सकते हैं। फिर बाकी जो मैनेजमेंट है, माइल्ड टू मॉडरेट सिचुएशन में हमने बोला था कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ऑफ चॉइस है, अलॉन्ग विद दी साबा एंड लाबा, उसके कॉम्बिनेशन को हम मैनेज करेंगे। सीवियर है, नहीं हो रहा है, तो फिर वहां पे हम एंटीकोलिनर्जिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। हमने कैटेगरीज की बात करी थी, रिलीवर्स, कंट्रोलर्स एंड एड ऑन कैटेगरी, राइट। रिलीवर्स में जो बेसिकली है वो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, जिसमें साबा और लाबा हमने 2 कैटेगरी डिस्कस करी थी। ये क्या करते हैं, साइक्लिक AMP को सेल के अंदर में बढ़ा के उसको रिलैक्स कर देते हैं, जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इसको प्रिवेंट कर देते हैं। फिर आता है एंटीकोलिनर्जिक, ये M3 मस्करनिक 3 रिसेप्टर में जाके काम करते हैं और जो कोलिनर्जिक पाथवे उसको ब्लॉक करके रिलीव कर देते हैं। फिर आता है मिथाइल जेंथिन, जो फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स है, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP सेल के अंदर में बढ़ जाता है और ब्रोंकोडायलेशन होता है। फिर आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये पोटेंटली जाके इन्फ्लेमेटरी पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को भी मिनिमाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमको रिलीफ देखने को मिलता है। फिर आते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो ल्यूकोट्राइन को ब्लॉक कर देते हैं। मास्ट सेल इनहिबिटर्स, जो मास्ट सेल को डिग्रेडेशन को बचाते हैं। फिर आते हैं हमारे बायोलॉजिकल थेरेपी, जो एंटी IgE है, और जो इंटरल्यूकिन 4 और 5 इनहिबिटर्स। तो इस तरीके से हम इन सारे ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को रेशनली यूज करके हम अस्थमा के पेशेंट को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही था। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इससे पहले के क्लास में या इसके क्लास में, आप नीचे आके कमेंट में पूछ सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके केस स्टडीज लेके आएंगे। टिल देन, थैंक यू।